हेलो गाइस, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स में एंटर करने वाले हैं और इसे भी हम लोग बहुत ही मजेदार वे से सीखेंगे और साथ ही साथ यह भी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में काइनेमेटिक्स को हम लोग किस तरीके से डील करें जो आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स है क्या और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है उनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं यह डिस्कस कर दूं कि एक्चुअली में आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो पूरी तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। लेकिन आप लोग इंट्रोडक्शन नाम सुन करके छोड़ मत देना, स्किप मत कर देना कि सेकेंड लेक्चर से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का जो शुरुआत होता है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो होता है, उसमें आप लोग को बहुत सारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिया जाता है और साथ ही साथ बहुत ही टर्म के बारे में सिखाया जाता है, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ चैप्टर का पूरा इंट्रो दिया जाता है। इट मीन्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स अगर मैं बात करूं तो ये है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली में फिजिक्स में मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है ना। मैकेनिक्स का दो पार्ट है ना। पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो होता है काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स जो कि आप लोग को पढ़ना है अभी, और दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है क्या, तो अगर आप लोग इसे बहुत ही बेहतर वे में समझना चाहते हो ना, तो अभी आप लोग ये समझ के चलो कि जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, है ना, जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आप लोग अपने आप को ना भोलू भुलक्कड़ घोषित कर देना है ना, कि हम लोग क्या है, भोलू भुलक्कड़ है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, है ना, मेरे पास तो बहुत सारा दिमाग है। बोले होगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोग को पता चलने वाला है ना। तो आप लोग क्या मान के चलोगे कि क्या हो आप लोग, भोलू भुलक्कड़। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना, जैसे सपोज दैट कि कोई कार चल रहा है, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये मूव क्यों कर रहा है ये आप लोग जानने का कोशिश नहीं करोगे, है ना, सिर्फ उसका इफेक्ट जानोगे कि एक्चुअली में जब मूव कर रहा है तो क्या क्या फेनोमिनन हो रहा है उसमें। ठीक है, कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, इट मीन्स जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में जानोगे, कॉज जानने का कोशिश नहीं करोगे। बोले कॉज क्यों नहीं जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यार आप लोग भोलू भुलक्कड़ हो, है ना, बुद्धि तो है ही नहीं। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। चलो, इसका मतलब अभी आप लोगों को कुछ देर में समझ में आने वाला है। तो चलिए, अब डायनेमिक्स में जब आप लोग इंटर करोगे ना, तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, एक यहाँ पर बुद्धिवर्धक चूर्ण दिया जाएगा, है ना, क्या दिया जाएगा, बुद्धिवर्धक चूर्ण। बोले इससे क्या होगा, बोले बहुत कुछ होगा, है ना। जैसे ही आप लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण खाओगे, है ना, जो भुलक्कड़ वाला बीमारी था, जो बुद्धि नहीं था, अब आप लोग का बुद्धि आ चुका होगा। अब आप लोग यहाँ पर सवाल करोगे, है ना, कॉज जानने का कोशिश करोगे। इट मीन्स डायनेमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स प्लस कॉज, है ना, दोनों जानने का कोशिश करना है। ठीक है, इफेक्ट्स भी और कॉज भी, मतलब आप लोग को पास यार बुद्धि आ चुका होगा, है ना, क्योंकि आप लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण जो खा चुके हो। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसा। देखो, तो जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स में हो, तो जैसे सपोज दैट कार चल रहा है, ठीक है, तो कार क्यों चल रहा है ये आप लोग नहीं जानोगे, है ना, आप लोग सिर्फ जानोगे इसका इफेक्ट्स कि क्या क्या हो रहा है। जब उस कार चल रहा है तो स्पीड आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक्सेलरेशन आ रहा है, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में बस आप लोग सीखोगे। ठीक है, लेकिन कॉज जानने का कोशिश नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप लोग के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहाँ आ गया है, यहाँ पर। ठीक है, मतलब जब आप लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण खाओगे, जब बुद्धि आएगा ना, तब आप लोग डायनेमिक्स में ऐसा सवाल करोगे आप, है ना, कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में हम लोग एनएलएम वाला पार्ट में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है। अगर मैं काइनेमेटिक्स को और भी बेहतर वे में समझाऊं तो देखियो इसका मीनिंग क्या होता है। काइन का मतलब होता है मोशन, ठीक है, और मैटिक्स मीन्स आप लोग को समझ में आना चाहिए मैथमेटिक्स से ही, है ना, मैथमेटिक्स, है ना, मैथ्स है। जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स लगा करके, ठीक है, किस तरीके से उसका इक्वेशन बनाया जाए कि सारा चीज़ उसमें फाइंड आउट किया जा सकता है, वो दैट इज वही आप लोगों का क्या है, काइनेमेटिक्स है। ठीक है, जब भी कोई मोशन होता है तो उसको मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से डील कर पाए, एक्चुअली में वही क्या है आप लोग का, काइनेमेटिक्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में कवर करना है, तो आप लोग सिर्फ सबसे पहला तो टाइम होता है, जो कि बहुत ही समझ जाइए फिजिकल क्वांटिटी, ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे भी, है ना, अब ये आप लोग को पता चलने वाला है कि एक्चुअली में टाइम ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो हर एक टर्मिनोलॉजी को जोड़ता है फिजिक्स में। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा। अभी देखो, जितना भी रिलेटिव टर्म हम लोग यूज़ करेंगे ना, अभी मैं बताने वाला हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, अलग अलग है। स्लैश डाल के इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल चीज़ है। ठीक है,
एक्सेलरेशन। तो ये सब एक्सेलरेशन है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोग को सीखना है काइनेमेटिक्स में। क्लियर है बात। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक्चुअली में ये टाइम जो है ना, टाइम, इस टाइम को हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो देखो हर एक चीज चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये टाइम सबके लिए कांस्टेंट होता है। बोले ऐसा तो नहीं है ना। चलो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डील करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर ले इस तरीके से कि एक्चुअली में मैकेनिक्स का दो पार्ट है, पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आप लोग अपने आप को भोलू भुलक्कड़ घोषित कर देना है पूरी तरीके से। इट मीन्स आप लोग को कॉज जानने का कोशिश नहीं करना है, सिर्फ उसका इफेक्ट जानना है ना, कि जब कोई बॉडी मोशन में है तो क्या क्या हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, है ना, स्पीड और वेलोसिटी आएगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। हालांकि अलग की बात है, हम लोग जब पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, और एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। हम लोग सारा चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतर वे में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, इसमें भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में रेस्ट और मोशन होता क्या है। यार हम लोग डेली की जिंदगी में यही दो चीज़ को देखते रहते हैं ना, या तो कोई बॉडी रेस्ट में होता है या तो वो मोशन में रहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, इससे आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझना है, तो इसको डिफाइन कैसे करें तो आप लोग समझ सकते हो। जैसे सपोज दैट कि ये डस्टर है, ये आप लोग को अभी रेस्ट में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो आप लोग इसको रेस्ट में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टाइम बीता जा रहा है और टाइम के बीतने के साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये लेढ़ा है, अपने जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रेस्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है किसी के भी रिस्पेक्ट में ले लो, कोई भी सराउंडिंग में इतना सारा चीज है, जैसे सपोज दैट कि ये देखो ये चॉक होल्डर है, तो इस चॉक होल्डर के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में देखो अभी 10 मीटर की दूरी पर है, तो अभी भी 10 मीटर, हमेशा के लिए 10 मीटर ही है, मतलब ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो वैसा बॉडी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करता हो। ठीक है, अब मोशन में कब आएगा बताओ। देखो ये मोशन में आ गया है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन ये चेंज करता हो, तो वैसा बॉडी को हम लोग मोशन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म है ना, दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है। क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आने वाला है, थोड़ा देर बस वेट करो आप लोग। चलो सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, है ना, रेस्ट को। देखो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if its position does not change with respect to time and surrounding। ठीक है, चलो अगला अब अगर हम लोग बात करें मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन, तो मोशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन if its position changes with respect to time and surrounding। देखो आप लोग अगर इसे बहुत ही बेहतर वे में समझना चाहते हो तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूँ ये डस्टर अभी सराउंडिंग है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर एक डॉट बना दिया जैसे सपोज दैट। ठीक है, अब देखो ये डस्टर के रिस्पेक्ट में आप लोग देख सकते हो, अभी मान लो सपोज दैट डस्टर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अभी मान लो इसका पोजीशन 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट इसके रिस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल यानी ये बॉडी का जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 10 मीटर था, बाद में भी 10 मीटर पे ही देख रहा है, मतलब पक्का है कि एक्चुअली में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अब 10 मीटर कहने का मतलब ये नहीं कि सर्कुलर मोशन करने लगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग समझ सकते हो, है ना, सर्कुलर मोशन एक्चुअली में फिक्स तो है, एक्चुअली में अपने रेडियस के अलोंग ही मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा के लिए 10 मीटर है, लेकिन फिर भी इसको रेस्ट में नहीं बोलेंगे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में बोलेंगे। तो आप लोग एकदम बहुत ही बेहतर वे में समझ सकते हो कि रेस्ट और मोशन क्या है। जब टाइम के साथ अगर कोई पार्टिकल अपना
पोजीशन चेंज नहीं करता हो तो उसको रेस्ट में बोलेंगे, और टाइम बीता जा रहा है और उसका पोजीशन हर एक पल चेंज होते जा रहा है तो उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझने का एक बहुत ही ईजी वे है। अगर आप देख रहे हो, आपको देखना है कि वो बॉडी रेस्ट में है या नहीं है, या फिर मोशन में है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस उससे देखो, अगर आप लोग को अपना आई कांटेक्ट एक जरा भी मूव करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो समझना वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अगर आप लोग को उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, अगर मान लो सपोज दैट आप लोग को हिलना डुलना पड़ रहा है ना, मान लो सपोज दैट कि आप लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, इधर उधर देखना पड़ रहा है बार बार, ठीक है, तो समझना वो मोशन में है। ठीक है, अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, है ना, उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हालांकि अगर मैं बोलूँ ना तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, अभी आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है, आप लोग नोट करके लिखेंगे। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे का रिलेटिव है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोग इसका बस जवाब देना। ठीक है, तो आप लोग को रेस्ट एंड मोशन आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइम में किसी एक पर्सन को अगर कोई एक बोल रहा है नहीं आप रेस्ट में हैं, कोई दूसरा बोल रहा है नहीं मोशन में है, तो आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। जैसे सपोज दैट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, एक ही टाइम में, ठीक है, मान लीजिए दो इंसान है, एक कलुआ है और एक ललुआ है। ठीक है, ललुआ को इधर बनाता हूँ। ठीक, मुझे ये ऑब्जर्व किया है दोनों, है ना, एक टाइम में, एकदम एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, कलुआ बोलता है कि नहीं आपको हम रेस्ट में देखे थे, किसमें, रेस्ट। ललुआ बोलता है नहीं हम आपको मोशन में देखे थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार एक टाइम में कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। देखो आप क्या क्या हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि मैं ट्रेन में बैठा हूँगा, ठीक है, ये ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन मूव कर रहा है। मान लीजिए एक सीट यहाँ पर विंडो वाला सीट में जो है ना, विंडो वाला सीट में यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे जो है मान लीजिए सपोज दैट ललुआ खड़ा है ना, कौन है, ललुआ, और एक सीट पे मैं बैठा हूँ और एक तरफ कलुआ। भले ट्रेन मोशन कर रहा है लेकिन कलुआ के रिस्पेक्ट में मैं कैसा कहलाऊंगा, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, मेरे रिस्पेक्ट में उसका मतलब समझ जाइए, ना ही मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट, बताओ ट्रेन ना मूव कर रहा है, हम लोग दोनों तो भागम दौड़ी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कलुआ क्या बोलेगा कि आप रेस्ट में थे, लेकिन ललुआ के रिस्पेक्ट में देखो मोशन में कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो इसको देखने के लिए हर एक पल इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना, इस तरीके से। तो समझ सकते हो कि एक टाइम में दोनों ऑब्जर्व हो सकता है। अब मान लो बहुत इजी वे में मैं समझा सकता था, मान लो कलुआ मुझे खड़े खड़े देख रहा है और ललुआ मूव करते हुए देख रहा है, दौड़ते हुए, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो ललुआ क्या बोलेगा कि आप मोशन में थे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो सपोज दैट कि एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर ग्लास का बना हुआ है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कलुआ यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है, मतलब लिफ्ट, है ना, और यहाँ पर जो है ललुआ खड़ा है। तो बताओ ललुआ के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन हर एक पल ऊपर जाते हुए नजर आएगा, तो ये बोलेगा आप मोशन में है, लेकिन कलुआ जो मेरे बगल में है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, आप रेस्ट में है। तो देखो ये रेस्ट एंड मोशन जो होता है ना, एक्चुअली में एक दूसरे का रिलेटिव टर्म होता है। अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली में किसी चीज़ पे डिपेंड होता है कि हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में हो। आप लोग देखोगे कोई शराबी अगर पूरा चढ़ा लेता है, ठीक है, अब बोलते हैं इतना दुनिया हिल क्यों रहा है इससे, ठीक है, तो एक्चुअली में दुनिया नहीं हिल रहा है, ठीक है, वो हिल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में दुनिया हिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, भले वो हिल रहा है लेकिन एक्चुअली में बोल रहा है दुनिया हिल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में पूरा दुनिया कैसा नजर आ रहा है, मोशन में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हिलने डुलने की वजह से जो है पूरा दुनिया का उसको लग रहा है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये आप लोग समझ सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता हो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। ठीक है, और रेस्ट और मोशन अलग अलग दोनों समझ जाओ कि एक्चुअली में रिलेटिव टर्म है। किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो वही चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में कहला सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि एक्चुअली में वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो एक्चुअली में दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। चलो मैं बताता हूँ, इसे रब करता हूं थोड़ा सा। देखो आप लोग इसको समझ सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, देखो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, जिसमें वेलोसिटी क्या हो, या तो जीरो हो, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेस्ट में हो बॉडी, या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तो इट मींस इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना, एक्सेलरेशन जीरो होगा, सॉरी, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से हम लोग देख रहे हो वो फ्रेम एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, या तो स्पीड उसका जीरो होना चाहिए, मतलब रेस्ट में होना चाहिए वो फ्रेम पूरी तरीके से, या फिर अगर वो मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ठीक है, इट मींस उसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, जिसमें वेलोसिटी जीरो ना हो, ठीक है, कहने का मतलब है एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अपना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होता है इट मींस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वैसा फ्रेम जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, वैसा प्लेस जहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है, तो उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब मान लो सपोज दैट कि अगर मैं बात करूं कलवा, है ना, कलवा ऑब्जर्व करना चाहता है, ठीक है, कलवा ऑब्जर्वर है। अब ये मान लो सपोज दैट किसी दो जगह से ऑब्जर्व कर सकता है, एक ऐसा जगह से जहां पर वो ऐसा फ्रेम को देख रहा है जहां पर वो इनर्शियल फ्रेम है, जैसे मान लो सपोज दैट की बात करूं प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो एक्चुअली में इसका ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म हो गया, है ना, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म उसके रिस्पेक्ट में क्या है बताओ, रेस्ट में है, मतलब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब जीरो है, रेस्ट में रुका हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये चढ़ गया जहां पर स्पीड तो है लेकिन कांस्टेंट है ना, अपने स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो हमेशा के लिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाए, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है तो हमेशा के लिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाए। तो वैसा फ्रेम से ऑब्जर्व करें जहां पर वो फ्रेम एक्चुअली में या तो पूरी तरह से कांस्टेंट होना चाहिए उसका स्पीड, या फिर उसका स्पीड जीरो होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से रेस्ट में होना चाहिए, कुल मिलाकर के उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए एक वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर ऑब्जर्व करें और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्पीड जो है ना चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब चेंज होगा तभी उस पर एक्सेलरेशन आएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंडेंट होता है। अब देखो जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर मान लो सपोज दैट एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब मान लो सपोज दैट यहाँ पर एक रोड बना हुआ है ना, यहाँ पर लाली खड़ी है ना, लाली, ये है लाली, और ये कलवा जो है ना, अपना कलवा जो है मान लो सपोज दैट अपना फरारी की सवारी से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कलवा खड़ा है, ठीक है, कलवा इधर से आ रहा है मान लो सपोज दैट कुछ स्पीड से, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, ठीक है। तो कलवा को क्या लगेगा कि लाली मेरे तरफ आ रही है ना, भले कलवा देखो यहाँ से देख रहा है ना कलवा, लाली को क्या लगेगा, लाली तो एक्चुअली में रेस्ट में है ना। अगर मान लो सपोज दैट कि ये कोई इंसान यहाँ से मान लो अपना लालू भी है ना, लालू नजर रखा हुआ है कि कलवा तो कहीं कुछ हरकत नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो तो कलवा क्या बोलेगा कि लाली इज कमिंग टुवर्ड्स मी, है ना, लाली जो है इसके तरफ आ रहा है, इसको लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये अलग फ्रेम से देख रहा है, वैसा फ्रेम से देख रहा है जो एक्चुअली में समझ लो कि स्पीड है उसमें, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मान लो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दिया हुआ है। मान लो अगर स्पीड चेंज कर रहा होता ना तो वो नॉन इनर्शियल कहला जाता है, ठीक है। देखो इसको क्या लगेगा ना कि एक्चुअली में एक लाली इसके तरफ आ रही है, ठीक है, और लालू को क्या लगेगा कि लाली रेस्ट में है, इसके हिसाब से ये मोशन में कहलाएगा। और लालू क्या बोलेगा, लाली तो अपना पेड़ में मस्त मगन आम खा रही है ना, मतलब ये रेस्ट में है। देखो एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट कहला रहा है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन में कहला रहा है, क्यों, क्योंकि ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है और ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो उसको। अब बताओ लाली को क्या लगेगा कि लाली को लगेगा कि कालू इज कमिंग टुवर्ड्स मी, है ना, मतलब कालू को लगेगा लाली एक्चुअली में सोच रही होगी कि कालू जो है ना इसके तरफ आ रहा है, मतलब मोशन में है ना, मोशन में। लेकिन बताओ लालू क्या बोलेगा, लालू भी इसको बोलेगा कि मोशन में है, लेकिन लाली लालू को क्या बोलेगा बताओ, जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये खड़ा है तो एक्चुअली में बोलेगा लालू जो है ना रेस्ट में है, ठीक है। देखो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे जवाब भी हम लोग को अलग अलग मिल सकता है। क्लियर है ये बात, ये आप लोग समझ सकते हो कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्चुअली में रेस्ट और मोशन अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं बताया कि एक्चुअली में रेस्ट और मोशन जो होता है वो एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है ना, दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है।
ठीक है। अगर किसी के लिए रेस्ट में है तो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि एक्चुअली में वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम से देखने पर ऑब्जर्वर को अलग अलग रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, किसी को रेस्ट में लग सकता है तो किसी को मोशन में लग सकता है, ऐसा। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दिया, ठीक है। लाली अपना मस्त मगन आम खा रही थी, मोशन में कौन था, कालू था, ठीक है। तो कालू इसकी तरफ आ रहा था, लेकिन कालू को लग रहा था लाली इसकी तरफ आ रही है। जैसे हम लोग को नहीं होता है नॉर्मली, हम लोग बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो सारा लगता है कि पेड़ पौधा पीछे की तरफ जा रहा है, नहीं, बस वही है। भले हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव है एक दूसरे का, हम लोग मोशन में हैं, लेकिन जिस फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं हम लोग को लग रहा है कि पेड़ पौधा पीछे की तरफ जा रहा है, हम लोग को मोशन में नजर आने लगता है वो, ठीक है। जस्ट आप लोग समझ सकते हो आप लोग। तो गाइज ये रेस्ट एंड मोशन को आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आ चुका होगा। अब देखो, अब हम लोग जो टर्मिनोलॉजी को हम लोग जो अभी डिस्कस किए थे बहुत सारा पैरामीटर के बारे में, कि टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत ही ज़्यादा समझ जाइए कि हर एक में इंक्लूड हो जाता है। हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर वे में आप लोग को समझाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम लोग काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काइनेमेटिक्स वैसा है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, है ना, कॉज जानने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यों नहीं करेंगे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और डायनेमिक्स जो है एक्चुअली में उसमें हम लोग कॉज प्लस इफेक्ट दोनों जानने का कोशिश करेंगे। और रेस्ट एंड मोशन के बारे में तो समझा ही दिया, एक बच्चा वाला चीज़ था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि एक्चुअली में आप लोग को पूरा बेसिक्स के साथ बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा फाकी मार के आते हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आप लोग उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन वे से सारा टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू।